दोस्तों, क्या भारत फ्यूचर में यूरोप के 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला है? क्या आर्चर एनजी फ्यूचर में फाइटर एयरक्राफ्ट को भी हंट कर सकता है? और आखिर किस वजह से इंडियन आर्मी फिर से साउथ कोरिया के K-30 व्यूह को वापस लाने की तैयारी कर रहा है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर प्लान्स और फ्रांस की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह का फ्रांस विजिट काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ऑफिशियली अभी तक इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की तरफ से भारत का FCAS प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट को लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के चीफ के रीसेंट फ्रांस विजिट के बाद FCAS प्रोग्राम को लेके कुछ अपडेट सामने आए हैं। पब्लिकली देखा जाए तो इस विजिट का मेन फोकस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम था, जिसके अंदर भारत अभी लगभग 114 रफाल फाइटर जेट को खरीदने वाला है और इस डील का एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग 3.25 लाख करोड़ बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AP सिंह ने डसॉल्ट एविएशन और MBDA के फैसिलिटी का विजिट किया था, जहां एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन, फ्यूचर वेपन इंटीग्रेशन और रफाल की कैपेबिलिटी एनहांसमेंट को लेकर डिस्कशन किए गए थे। लेकिन खास बात यह कि इंडियन एयरफोर्स अभी सिर्फ रफाल को ही नहीं देख रहा है। इंडियन एयरफोर्स को 2026 के एंड तक ये डिसाइड करना है कि भारत फ्यूचर में किस 6th जनरेशन फाइटर इकोसिस्टम का हिस्सा बनने वाला है। यानी एक तरीके से अभी ये बात कंफर्म होता जा रहा है कि भारत अभी आगे चल के किसी 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला है। अभी यहाँ पर भारत के सामने दो मेजर ऑप्शंस हैं। पहला, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS प्रोग्राम, और दूसरा UK, इटली और जापान का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP प्रोग्राम। ये दोनों प्रोग्राम सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि पूरा कॉम्बैट इकोसिस्टम होने वाले हैं, जिसमें क्रूड और अनक्रूड फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉयल विंगमैन ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन जैसे फीचर्स होने वाले हैं। अगर भारत फ्रांस के साथ जाते यानी कि FCAS प्रोग्राम के साथ जाता है तो यहाँ पर डसॉल्ट का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि FCAS प्रोग्राम के अंदर न्यू जनरेशन फाइटर यानी NGF का लीड कॉन्ट्रैक्टर अभी डसॉल्ट होने वाला है। लेकिन इस प्रोग्राम को भी काफी सारे चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से डसॉल्ट और एयरबस के बीच वर्क शेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और डिजाइन अथॉरिटी को लेकर डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के ऊपर पड़ रहा है। और इसी बीच भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि भारत के पास अभी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फ्यूचर फाइटर रिक्वायरमेंट भी मौजूद होने वाले, जो कि बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्ट को एक्वायर कर सकता है, जिस वजह से दोनों प्रोग्राम में भी अलग अलग देशों की तरफ से भारत को शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के आर्चर एनजी UAV प्रोग्राम और उसके फ्यूचर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की तरफ से है। दोस्तों, भारत का इंडिजिनस मेल UAV प्रोग्राम आर्चर एनजी अभी सिर्फ एक सर्वेलेंस ड्रोन बनकर नहीं रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO अभी इसे फ्यूचर में एक कंप्लीट मल्टी रोल कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहा है। और मल्टी रोल का मतलब ये है कि अभी एयर टू एयर मिशन भी करने वाला है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी तक जहां आर्चर एनजी का मेन रोल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस यानी ISR मिशन होने वाला था, वहीं फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म एनिमी के एयरक्राफ्ट और ग्राउंड टारगेट दोनों को एंगेज करने की कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है। इनिशियली इसको सिर्फ एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए मॉडिफाई करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इसमें एयर टू एयर वेपन भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी इनिशियल फेज में DRDO का फोकस फेज 1 डेवलपमेंट ट्रायल पर होने वाली, जिस स्टेज में UAVs के सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, नेविगेशन आर्किटेक्चर, एंड्योरेंस और मिशन मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को वैलिडेट किया जाने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि आर्चर एनजी लॉन्ग परसिस्टेंस सर्वेलेंस मिशन को परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये कि 2027 से 2028 के आसपास DRDO की तरफ से आर्चर एनजी में अस्त्र Mark 1 BVR मिसाइल को इंटीग्रेट करने पर काम किया जा रहा है। अगर ये इंटीग्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आर्चर एनजी दुनिया के उन गिने चुने मेल UAV कैटेगरी में आने वाले हैं जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी डिलीवर कर सकते हैं। यानी फ्यूचर में UAV हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट, एनिमी ड्रोन्स और एरियल थ्रेट को लॉन्ग रेंज से एंगेज कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आर्चर एनजी को अभी एयर टू सरफेस स्ट्राइक मिशन के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है। फ्यूचर में इसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लेजर गाइडेड रॉकेट को पार करने के लिए मॉडिफाई किया जाने वाला है। इस एक्सपेंडेड मिशन प्रोफाइल को सपोर्ट करने के लिए अभी इस UAV में एक
AESA रडार को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को फायर करने में मदद करने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्चर NG अभी सिर्फ भारत का एक सर्वेलेंस ड्रोन नहीं रहने वाला है, बल्कि फ्यूचर में एक ऐसा अनमेन्ड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट और स्ट्राइक ड्रोन के बीच एक अलग ही कैटेगरी को क्रिएट करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर फ्लीट और हैमर प्रिसीशन स्ट्राइक वेपन की तरफ से है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ सभी सफरान के हैमर यानी हाईली अजाइल मॉड्यूलर मुनिशन एक्सटेंडेड रेंज प्रिसीशन गाइडेड वेपन के लिए कई 100 एडिशनल यूनिट्स को खरीदने पर विचार किया जा रहा है, जो कि मोस्टली रफाल के लिए खरीदे जाने वाले हैं। हैमर मिसाइल की बात करें तो असल में एक एडवांस्ड स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब है जिसे फ्रेंच कंपनी सफरान की तरफ से डेवलप किया गया है। इस सिस्टम की खास बात यह कि ये एक नॉर्मल बॉम्ब को एडवांस गाइडेंस और प्रोपल्शन सिस्टम के साथ कंबाइन कर देता है, जिसकी वजह से फाइटर एयरक्राफ्ट को एनिमी एयर डिफेंस जोन के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ डिस्टेंस से इसको लॉन्च किया जा सकता है। अभी अगर हैमर की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें इनर्शियल नेविगेशन, GPS गाइडेंस और ऑप्शनल लेजर या इमेजिंग इन्फ्रारेड गाइडेंस का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये फिक्स्ड और मूविंग दोनों तरह के टारगेट को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ एंगेज कर सकता है। लॉन्च प्रोफाइल और अल्टीट्यूड के हिसाब से इसका स्टैंड ऑफ रेंज 70 to 140 किलोमीटर के बीच हो सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही हैमर को रफाल के साथ इंटीग्रेट कर दिया है और इस वेपन को भारत की तरफ से अलग अलग तरह के टेरेन कंडीशन में और रियल वर्ल्ड कंडीशन में भी टेस्ट किया जा चुका है। अभी एडिशनल प्रोक्योरमेंट का मतलब है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो में इंडियन एयरफोर्स के पास सस्टेन्ड प्रिसीशन स्ट्राइक ऑपरेशन के लिए एक बड़ा गाइडेड मुनिशन का स्टॉक पाइल अवेलेबल होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भारत सिर्फ रफाल की संख्या को ही बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि उसके लिए एक ऐसा प्रिसीशन स्ट्राइक इकोसिस्टम को क्रिएट कर रहा है जहां फाइटर एयरक्राफ्ट कम रिस्क लेकर भी ज्यादा एक्यूरेसी और इफेक्टिव अटैक को परफॉर्म कर पाएगा। अब ऑनेस्टली बात करें तो भारत के पास भी हैमर मिसाइल की तरह उससे बेहतर प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, जिसमें हम स्मार्ट एंटी-एयरफेल वेपन, गरुड़ा और तारा जैसे सिस्टम को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इनको अभी तक रफाल में इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं हुआ है, जिस वजह से अभी हमें फ्रांस से हैमर मिसाइल को खरीदने की जरूरत पड़ रही है, जो कि अभी रफाल का प्राइमरी बॉम्ब होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और साउथ कोरिया के K-30 बियो सिस्टम की तरफ से है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत बनाने पर फोकस किया गया था। रिसेंट रिपोर्ट से बात सामने आई कि साउथ कोरिया का K-30 बियो सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस सिस्टम अभी एक बार फिर से इंडियन आर्मी के रडार पर वापस आ चुका है। आर्मी की तरफ से अभी इस प्रोजेक्ट को दोबारा रिवाइव करने की तैयारी किया जा रहा है और आने वाले समय में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक नया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू किया जाने वाला है। दोस्तों खास बात यह कि K-30 बियो कोई नया सिस्टम नहीं होने वाला है। इस प्लेटफॉर्म को पहले भी इंडियन आर्मी की तरफ से वैल्यूएट किया जा चुका है और 2021 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसे क्लियरेंस भी दे दिया गया था, जिसके बाद नेगोशिएशन फाइनल स्टेज तक पहुंच गए थे, लेकिन रशिया और साउथ कोरिया के बीच अपने सिस्टम को लेकर कंट्रोवर्सी होने की वजह से इस डील को आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अभी बैटलफील्ड का पूरा इक्वेशन बदलने वाला है। यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट ने बात दिखा दिया है कि फ्यूचर वॉरफेयर में सबसे बड़ा थ्रेट सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होने वाले, बल्कि ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशंस, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट या क्रूज मिसाइल होने वाले हैं। इस चैलेंज को देखते हुए इंडियन आर्मी को अब एक हाईली मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ने वाली, जिसके बारे में हम कल की वीडियो में बात कर रहे थे। अगर K-30 बियो की कैपेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें एक ट्विन 30 mm की ऑटो कैनन मौजूद होने वाला है और साथ ही इसमें शॉर्ट रेंज की मिसाइल भी मौजूद होने वाली है। ये सिस्टम ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसमें ट्रैक्ड वर्जन मैकेनिज्म फॉर्मेशन के साथ मूव कर सकता है, जबकि व्हील्ड वर्जन ज्यादा मोबिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नए मोटार स्पेशलिस्ट व्हीकल यानी MSB प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायर सपोर्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नए मोटार स्पेशलिस्ट व्हीकल के लिए अभी ऑफिशियल एक नया रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी RFI को इशू किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक ऐसा हाईली मोबाइल मोटार कैरियर होने वाला है जो कि बैटलफील्ड में जल्दी पोजीशन चेंज करके रैपिड फायर सपोर्ट को प्रोवाइड कर पाएगा। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आर्मी की तरफ से इस व्हीकल के लिए बहुत एग्रेसिव रिक्वायरमेंट को रखा जा रहा है। इस व्हीकल का पावर टू वेट रेशियो मिनिमम 30 HP पर टन के हिसाब से होना चाहिए, जो कि बैटलफील्ड में इसको फास्ट डिप्लॉयमेंट और रिपोजिशन करने में मदद करने वाला है। खास बात यह कि इस व्हीकल को
17,000 फीट की अल्टीट्यूड तक ऑपरेट करने की बात सामने आई है। यानी ईस्टर्न लद्दाख और हिमालयन सेक्टर जैसे हाई अल्टीट्यूड रीजन को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म को -25 डिग्री से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। क्रू प्रोटेक्शन भी इसमें इग्नोर नहीं किया जा रहा और इस व्हीकल में स्टैनैग लेवल 1 का प्रोटेक्शन मौजूद होने वाला है, जो कि स्मॉल आर्म्स फायर और बैटलफील्ड फ्रेगमेंटेशन से प्रोटेक्शन वहां पे मिलने वाला है। ये प्लेटफॉर्म रेल ट्रांसपोर्टेबल होने के साथ साथ चिनूक और MI-17 जैसे हेलीकॉप्टर के साथ भी कॉम्पेटेबल होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसे अंडरस्लॉन्ग कैरी या फिर पैराड्रॉप कैपेबिलिटी भी सपोर्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है। वेपन साइड पर इंडियन आर्मी की तरफ से यूनिवर्सल एमुनिशन स्टोरेज का डिमांड किया जा रहा है, जहां पर 81 mm और 120 mm स्टैंडर्ड की मोटार राउंड दोनों को ये कैरी करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन सबसे खास बात और खास फीचर इसका ऑटोमेटिक डिसमाउंटेड फायरिंग पोजीशन सिस्टम होने वाला है। यानी व्हीकल खुद इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की मदद से मोटार को ग्राउंड पर डिप्लॉय करने वाला और कुछ समय के अंदर ही फायरिंग के लिए तैयार होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडियन आर्मी अभी सिर्फ एक मोटार कैरियर नहीं बना रहा है, बल्कि एक हाईली मोबाइल, एयर ट्रांसपोर्टेबल और रैपिड रिस्पांस फायर सपोर्ट प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की तरफ बढ़ रहा है, जो फ्यूचर बैटलफील्ड में हमारी आर्मी की आर्टिलरी रिपोजिशनिंग टाइम को काफ़ी ज़्यादा कम करने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।